8 बजने को है, 8 की फाइट का वक्त हो चुका है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज का मुद्दा 8 की फाइट का, उपचुनाव की सियासत, कुर्सी का किस्सा। उपचुनाव के नतीजों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। नतीजे तो 23 तारीख को आने हैं, लेकिन उससे पहले बयानबाजी चरम पर पहुंच चुकी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की 7 सीट कांग्रेस हारने जा रही है, बीजेपी जीतेगी। उपचुनाव परिणाम के बाद पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का अध्यक्ष पद भी जा सकता है। राधा मोहन दास के बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस 7 सीटें जीतेगी। स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी प्रभारी अपनी पार्टी पर ध्यान दें। सवाल उठता है कि आखिर नतीजों से पहले दावे कितने दमदार हैं? क्या 7 सीटें जीतने के अपने अपने दावों में दम है भी क्या नहीं? डोटासरा की कुर्सी को लेकर राधा मोहन अग्रवाल की भविष्यवाणी में दम कितना है या सियासी बयान माना जाए? तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें बयान भी शामिल है। उपचुनाव के नतीजों को लेकर सियासी बयानबाजी। बीजेपी ने कहा 7 सीट कांग्रेस हारने जा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी बोले डोटासरा का अध्यक्ष पद भी जा सकता है। अपनी वो कुर्सी बताएं, चुनाव जब 7 सीट हार जाएंगे तो पता नहीं प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अपनी चिंता करें, वो भाजपा और आरएसएस की चिंता न करें। कांग्रेस ने कहा 7 सीटें जीतेंगे। राधा मोहन बीजेपी पर ध्यान दें। दोनों राज्यों में हम सरकार बनाएंगे। जो उपचुनाव हो रहे हैं, वायनाड में, केरल में प्रियंका जी लड़ रही हैं, बाकी राजस्थान में है। 7 की 7 कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं वो अपनी पार्टी पर ध्यान दें। पार्टी में जो अंदरूनी सियासत की लड़ाई चल रही है उस पर ध्यान दें। उपचुनाव की सियासत, कुर्सी का किस्सा। तो दोनों ही पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि अपनी पार्टी पर ध्यान दें। चर्चा में शामिल हो चुके हैं विकास बारहट जी हमारे साथ, बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत। सीबी यादव साहब कांग्रेस से, स्वागत सीबी यादव जी। राजेश बुनकर जी आरएलपी से हैं, राजेश जी स्वागत आपका भी। और डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुझे बताएं सीबी यादव साहब कि ये राधा मोहन दास जी ने तो कह दिया 7 सीट हम जीतने जा रहे हैं। वो भी बोल दिया कि गोविंद सिंह डोटासरा भी अध्यक्ष रहे ना रहे कुछ पता नहीं। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने सिर्फ यह बोला कि 7 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। यह क्यों नहीं बोला कि सरकार सत्ता सब में हड़कंप मच जाएगा, बीजेपी में यह बदलाव हो जाएगा, यह बदलाव हो जाएगा, यह उधर चला जाएगा? मतलब कॉन्फिडेंस क्या कांग्रेस खुद ही लूज कर रही है, इसीलिए आप लोग खुलकर ये नहीं बोल रहे हैं? आपके ऊपर तो आरोप और हमले हो रहे हैं। मुझे लगता है रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की हमारी विचारधारा एक लोकतंत्र पर विश्वास रखने की विचारधारा है। अच्छा। अब जो जनमत मतपेटियों में बंदी हो गया है, अब उस पे 2 दिन के बीच में 2 दिन, आज से 2 दिन बीच में हो रहा है, जनमत बाहर आ ही जाएगा। हमने चुनाव जबरदस्त तरीके से लड़ा, हम पूरे कॉन्फिडेंट है। और 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही मजबूत तरीके से चुनाव लड़ा है। अब जनमत का फैसला आने दो। अब डींगे हाँकने से तो कुछ नहीं होता है। हाँ। पहले आपने देखा ही था कि लोकसभा चुनाव में भी खूब डींगे हाँकते थे, 400 पार, हर सीट विधानसभा चुनाव में भी हमने कांग्रेस देखा पार्टी विधान तो कांग्रेस पार्टी का नेचर नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये कभी विचारधारा के भीतर इस तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस 7 सीटें जीतेगी और गोविंद सिंह डोटासरा जी अध्यक्ष बने रहेंगे भाई, क्योंकि ये तो राधा मोहन दास जी ने कहा कि हारेगी भी और डोटासरा जी भी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। हाँ, वो राधा मोहन जी कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने आदिवासियों के डीएनए टेस्ट करने की बात भी कही थी। हाँ। जब वो पहली बार राजस्थान आए, तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में कौन रहे कौन नहीं रहे उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। कम से कम पार्टी के भीतर की बात, अगर हम सरकार की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पर्ची तो बदलने वाली है, कई पर्चियां बदलेगी, एक नहीं बदलेगी। अच्छा, पर्चियां कई बदलेगी, ये पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हम बात पार्टी पर्ची बड़ी लीक होती है और कांग्रेस को पहले पता चल जाती है।
नहीं, पर्ची कांग्रेस और को क्या पर्चे ये तो खूब लीक जलसा ही होते हैं। रहे। हाँ, तो जो भाई पर्चियां पक्की बदलेगी, क्योंकि दौड़ भाग जिस तरह से हो रही है, हाँ। जिस तरह से अब नजरें भी नहीं मिला पा रहे हैं आपस के भीतर, हालात यहाँ तक हो गए, तो पर्ची पक्की बदल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कितनी पर्चियां बदलती है ये पता नहीं, लेकिन पर्चियां सरकार है, सरकार की आलोचना करने का ठीक हमारा है। प्रतिपक्ष के नाते विकास बारहट जी, लेकिन आप डोटासरा ये जी थोड़ी बदले कहेंगे नहीं कि बदले, लेकिन सातों बीजेपी सीटें का कांग्रेस अध्यक्ष जीत कौन रही सा है और पर्चियां बदल रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो डोटासरा जी की जब बात करते हैं तो डोटासरा जी वो प्रदेश अध्यक्ष है कि जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो कई दिनों तक मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, मंत्री पद के मोह में। फिर बिरला ऑडिटोरियम के अंदर माननीय तत्कालीन क्रांतिकारी गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नाकारा निकम्मा गद्दार जिन्होंने क्रांतिकारी नारा दिया, ऐसे गहलोत साहब ने एकजुटता का जो संदेश देते थे पार्टी में अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए, ऐसे गहलोत साहब ने शिक्षकों के सम्मेलन में पूछा कि क्या आपसे ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं? तब शिक्षा मंत्री डोटासरा जी थे। शिक्षकों ने एक सुर के अंदर जो है पूरे होल को गुंजायमान कर दिया, हाँ लिए जाते हैं। एक बार और दोहराया। क्या इसका मतलब क्या हुआ, समझाइए जरा, ये इस डिबेट में इस संदर्भ का क्या मैं बताता हूं क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि डोटासरा जी जो ये बयान दे रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं कि हम किस विचारधारा के लोग हैं, तो पहले उनका इतिहास जान लें कि वो किस विचारधारा और उनका क्या इतिहास रहा है पार्टी के अंदर, और कितनी उनके इन दिए गए बयानों की जो है वो महत्व रह जाता है। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं पर्ची की, तो देखो पर्ची तो शायद बदल जाए, जो पिछले कई दशकों में इस भारत में नहीं बदली, जो संविधान समितियों के सारे वोट अगेंस्ट पड़ने के बाद भी एक पर्ची के द्वारा एक प्रधानमंत्री चुना गया, और उस प्रधानमंत्री के परिवार की पर्ची आज तक ये देश झेलता आ रहा है। लगता है कि राहुल बाबा के साथ उस पर्ची का अंत हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने चुनाव में शिकस्त इन्होंने मुंह देख लिया है, भारत में, राजस्थान में, हर जगह। रही बात डींगे हाँकने की, तो वी विल नॉट लेट द बीजेपी रूल इंडिया। इनकी सोनिया गांधी जी ने इनके पार्टी के सम्मेलन में इंग्लिश के अंदर बड़े मजबूती से ये बात कही थी। क्यों भैया, नहीं करने दे रहे क्या शासन? वही भारतीय जनता पार्टी है, तीसरी बार पूरे बहुमत के साथ। तो डींगे तो रोज हाँकते हो, मुंह की खाते हो, हरियाणा में हमारी 20 सीटें आएगी। कौन बोल रहा था? यही आप ही तो बोल रहे थे। अरे बड़ी बड़ी बातें करते हो, डींगे हाँकने का काम तो आपका है। जनता ने जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को। ये कहना कि भाई सातों सीट हम जीत रहे हैं, चाहे कांग्रेस का या बीजेपी, इसको क्या कहेंगे हम? डींगे हाँकना ना कहें तो? नहीं सर, हम तो डींगे हाँकना नहीं कहेंगे कोई। देखिए एक बात बताइए रविंद्र भैया, युद्ध जो है वो मैदान में बाद में जीता जाता है, सबसे पहले अपने मन में जीता जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, ये भी दावा करें, लेकिन इसको इतना छोटी शब्दावली के अंदर मुहावरे के साथ जोड़ना, डींग हाँकना, तो कितना ओछा शब्द है ये। इस डिबेट में बार बार बोलते हुए भी मुझे शर्म महसूस हो रही है। मैं तो इनके लिए भी नहीं बोलता, लेकिन ये शुरुआत इन्होंने करी है, तब मुझे बताना पड़ रहा है। भाई ये भी दावा प्रस्तुत करे तो करते ही है बेचारे, हमेशा ये तीनों चुनाव में करते आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि पर्ची बदलेगी, बहुत सारी, कितनों की बदलेगी ये नहीं पता। ये सही करे, ये सीबी यादव जी जो है ना, पढ़े लिखे व्यक्ति है कांग्रेस के, ये कह रहे हैं डिबेट के बाहर कहते भी हैं कि हमें राहुल गांधी की जिंदाबाद बोलनी पड़ती है। जो व्यक्ति जो है वो इनसे डिबेट के बाहर की छोड़िए, डिबेट के अंदर की बात करिए ना। ये पर्ची बदलेगी, ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेहरू जी को संविधान समितियों ने पटेल जी को वोट दिए, 12 संविधान समितियों ने पटेल जी को वोट दिए। सर बीच में मत बोले ना। उसके बावजूद भी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर नेहरू जी के परिवार की पर्ची चली, जिनको गूंगी गुड़िया बोला जाता था उनको प्रधानमंत्री बना दिया। फिर उनके देहांत के ऊपर राजीव गांधी जी जो पायलट थे उनको बना दिया। उनके बाद सोनिया गांधी जी को कमान संभला दी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को। वो क्या कहां बंद करके क्या ही किस्सा है। उसके बाद राहुल गांधी जी को। तो ये जो पर्ची चली आ रही है, अच्छा, वो पर्ची जो चली आ रही है, वो पर्ची घूमते घूमते कांग्रेस वाली पर्ची यहाँ राजस्थान में आ गई है। यही बात राहुल यादव जवाब दे रहे थे। शायद हो सकता है कि ये केंद्रीय नेतृत्व से हटा दे, तो ये तो पर्ची की बात कर रहे हैं बेचारे। रविंद्र जी, कई बार ऐसा होता है ना कि जब खुद के मुंह पे पड़े तो बिल्कुल ही कहां से भाषा से लेके आए हो आज, गली छाप। पहले तो डींगे हाँकना, फिर मुंह पे पड़े। क्या पड़े मुंह पे? सीबी यादव जी सभ्रांत भाषा का प्रयोग करें, दिखने में पढ़े लिखे लगते हो। विकास जी, मैं कोई ऐसी तो सर डींगे हाँकना, मुंह पे पड़े, ये कोई भाषा से थोड़ी है टीवी के ऊपर बोलने वाली। दरअसल नरेश मीणा वाला मामला लगातार चल रहा है ना, तो आप अभी निकलो बाहर। नरेश मीणा क्यों कल सीबी यादव जी पहले चांदना जी करते थे, मुंह पे डराओ मत सर, मुंह पे मत पटको यार। आप संसदीय भाषा का प्रयोग। हाँ बोलिए प्रोफेसर साहब। जी, तो
देखिए नाम हम के आगे बीच में प्रोफेसर भी लगाते हैं। बीच में बोलते नहीं है इनके, और फिर भी हमारे बीच में टोका टाकी इनका, इससे ज्यादा तो असभ्यता का और क्या प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन मैं बात ये कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी पर्चियां कितनी बदले, वो तो बदल ही रही, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है संगठन और पार्टी के तौर पर, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो स्पिरिट बनी, हम लोगों ने पूरा संगठन और जो उत्साह कार्यकर्ताओं में हुआ, और हमने जबरदस्त टक्कर दी है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की परिवार में 4-4 आरएस जो 80 से 85 से ऊपर नंबर, विकास अध्यक्ष जी का इतिहास तो सब जानते हैं। विज्ञान भारतीय परिवार के अंदर 4-4 आरएस, चरित्र 80-85 से ऊपर इंटरव्यू में नंबर, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वर्णिम इतिहास रहा है साहब, और किसी के लिए रहा हो नहीं रहा हो डिबेट में दिखता है। मैं इसलिए नहीं बोलता हूं, मैं इसलिए क्यों नहीं कहता, क्योंकि ये फैसला मैं जनता पे छोड़ता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र क्या है, ये डिबेट में साफ साफ दिखता है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की जो एनर्जी है, जो उनका जो एक विजनरी लीडरशिप है, मुझे लगता है कि उसका तो लोहा प्रदेश की जनता तो उसको स्वीकार करती है, लेकिन पूरे देश के भीतर भी उसका लोहा माना गया है। सीएम मटेरियल है, मतलब आप ये कह रहे हैं सीएम मटेरियल है गोविंद सिंह डोटासरा जी। देखिए ये हमारे पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत होता है, हमारे कभी पर्चियों से फैसला नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी में विधायक और विधायक दल जो होता है ना, वो फैसला करता है। ये परंपरा जो ऊपर से पर्ची आ जाए, आप सोचिए पूरे जनादेश को लूट लिया। एक सरपंच का चुनाव नहीं होता है ऐसे, जो ऊपर से आई पर्ची और पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री बना दिया। आप देखिए पूरे प्रदेश की। जी ठीक है, मैं राजेश बुनकर साहब के पास जा रहा हूं। राजेश बुनकर जी, बीजेपी भी कह रही है भाई 7 सीट हमारी है, कांग्रेस भी कह रही है 7 सीट में से एक भी नहीं जाने देंगे। आरएलपी में किसकी कुर्सी जाएगी अगर आप हार गए तो? आरएलपी में किसी की कुर्सी नहीं जाएगी, और जैसा कि सब लोगों को एक उम्मीद होती है, इन लोगों को भी उम्मीद है, कांग्रेस को भी उम्मीद है, बीजेपी को भी, और भी अन्य दल है, सब एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। और नहीं, आप तो ये भी नहीं कह सकते ना कि 7 सीट हम जीतने जा रहे हैं। आरएलपी तो ये भी नहीं कह सकती नहीं, ना। बिल्कुल देखिए, हमारी जो हमारा एक जो सीट है खींवसर, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, और उसी के लिए अभी चुनाव भी उसी के लिए था हमारा तो। और हमारा एक लैंडवर्क है मजबूती के साथ में, जैसा कि हम देखिए खींवसर के अंदर करीब आपको मैं बता दूं 53 गांव है, ग्राम पंचायत है, और करीब 150 के लगभग मतलब गांव है। तो हमने वो लैंडवर्क किया है, हर एक गांव में जाना, घर परिवार से, ढाणियों से। तो एक लैंडवर्क की अगर मैं बात करूं तो इसमें कतई दो राय ही नहीं है। हमारी सीट तो 2008 से ही रिजर्व थी, और 2008 का देख लो आप, 13 का देख लो, चाहे वो सब एक चुनाव 19 से 20, ये सब चीजें तो हम तो मजबूत है। हमारी सीट कहीं नहीं जाएगी। हम ना पहले वहां कमजोर थे, ना आज कमजोर है। राजस्थान की हम लड़ाई लड़ रहे हैं परिवर्तन के नाम पर। कल भी देखा होगा हमारे जैसे जोधपुर के अंदर। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं। मैं एक, हाँ, जोधपुर में हमने देखा अनीता चौधरी मामले में, हमने आज अपडेट भी दी, ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि जब लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण में जब मतदान होना था, 2 चरण में मतदान था राजस्थान में, तब आपके पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस और आपका गठबंधन था, ये कह रहे थे कि भाई हमने तो अपना सारा समर्थन दिलवा दिया, हमारे समाज के वोट दिलवा दिए, अपने वोट बैंक के वोट हमने कांग्रेस को दिलवा दिए, लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं कर पा रही। तो मेरा सवाल सर यह है कि अब आपका इतना बड़ा वोट बैंक था, अब तो खैर चुनाव हो गए, आप 7 सीटों पर क्यों नहीं लड़े? किसकी मदद कर दी आपने? आप खुद का ही जनाधार मानते हैं कि नहीं है बाकी जगहों पर? नहीं, ये या ज्यादा फंस गए थे, या ज्यादा फंस गए थे खींवसर में? नहीं, एक्चुअली क्या था कि देखो, ये कोर कमेटी डिसाइड करती है। हमारे पास में एक ऊपर एक आला कमान के अलावा भी ऐसा नहीं है, कोर कमेटी डिसाइड करती है। कितने मेंबर है कोर कमेटी में आपके बताइएगा जरा, कौन कौन है कोर कमेटी मेंबर? के कोर कमेटी में मेंबर्स की गिनती अगर मैं कहूं तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे। मुझे 3 नाम बता दीजिए आप, कौन कौन है मेंबर? अब ऐसे तो बहुत सारे हैं। अरे बता दीजिए ना। मनीष चौधरी जी है हमारे साथ में। भाई आरएलपी का कोई चाह रहा होगा टिकट लेना, कल को अगर फिर से उपचुनाव होता है या आगे चुनाव होता है, वो जाए ना उन लोगों के पास। हाँ ठीक है, मनीष चौधरी जी बताए। और बिल्कुल सर, हमने तो जब विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। बताइए ना, 2 नाम और बताइए ना, मनीष चौधरी से आगे बढ़िए ना। मनीष चौधरी हो गए, बहुत लोगों को इन्विटेशन दिया है और आए हैं हमारे पास में। तो नहीं तो फिर हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी संभालने वाले रणदीप चौधरी जी है, वो भी देखते हैं। चलिए, 2 चौधरी साहब हो गए, 2 चौधरी साहब हो गए, और शंकर जी नानोले जी है। अच्छा, नानोले जी हो गए, तो ठीक हमारी है। तो टीम के अंदर बहुत। तो मुझे बताए ना, फिर 6 सीटों पर आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? आप 6 सीटों पर चुनाव, बाकी 6 सीटों पर क्यों नहीं चुनाव लड़े? ये कोर कमेटी डिसाइड करती है कि कहां लड़ना है, कहां नहीं लड़ना। अगर हमारे पास भी कोई आया होगा, मजबूत साथियों के साथ में हम उतरना संभावित करते हैं।
भाई ये ना आरोप लगे आप किसी की मदद कर रहे थे भाई। मदद तो मदद ऐसा नहीं है, किसी के दबाव में हम पहले रहे हैं कि आज रहे हैं, और किसी के दबाव में हम चुनाव ना लड़े। चुनाव तो देखो, अगर विधानसभा की भी बात करूं तो हमने 77 जगह चुनाव लड़वाया था, 200 जगह हमने चुनाव नहीं लड़वाया। हमें लगता है कोर कमेटी हमारी डिसाइड करती है, तो वैसे ही करते हैं हम लोग। और सर इनकी तो क्या पार्टियां इतनी बड़ी, और एक तरीके से इनका तो बहुत सारे एक व्यवस्था इनकी बना रखी है इन लोगों ने। तो इनके पास तो पूरी आर्थिक संसाधन है। तो हमारी पार्टी में तो आर्थिक संसाधन भी इतना नहीं है। 2018 से हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी है, तो 2018 के बाद में हम कम से कम इतने इन लोगों के सामने खड़े होकर के चुनाव तो लड़ रहे हैं। मिथिलेश जैमिनी सर, मैं आपके पास आता हूं। क्या ये उपचुनाव के नतीजे जो 23 तारीख को आने वाले हैं, उसके नतीजों के बाद कैसे आरोप लगाना है, कैसे रणनीति तैयार करनी है, उसको लेकर अभी से ही एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है? क्या इन उपचुनाव के नतीजों को हम कुर्सी आने या कुर्सी जाने से जोड़कर देख सकते हैं? बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, मुख्य तौर पर, क्योंकि आरएलपी की तो कोर कमेटी है। देखिए, बीजेपी का तो ये तय हो चुका है, तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही है कि भजनलाल जी की डेस्टिनी बहुत स्ट्रोंग है, और सीटें बढ़ने जा रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कोई मिनिस्टर चेंज होता है वो एक अदर खेम है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सरकार पे कोई असर नहीं पड़ा, कांग्रेस में होने वाला है। क्या शेखावाटी के लाल जो गोविंद सिंह डोटासरा झुंझुनू की सीट जीता पाते हैं या नहीं जीता पाते हैं? और जहां जाट बहुल्य है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अरे साहब, आपका क्या गोविंद सिंह डोटासरा, मैं आपका फ्लो तोड़ रहा हूं, रातों रात मैं आपका फ्लो तोड़ रहा हूं। मुझे पता है, एक बार मन में बात रख के आप रखते हैं। ये बताइए, झुंझुनू में कितनी बार गए थे गोविंद सिंह डोटासरा प्रचार करने के लिए, गमछा डांस करने? नहीं गए ना। मैं बता रहा हूं ना, मत जाओ। वो इसीलिए नहीं गए, उनको पता था कहानी क्या है। रफीक खान और आकम अली को भेज दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट, डॉक्टर रतन चौधरी को जो इन्होंने खींवसर से उतारा, रातों रात बीजेपी से लाके बिना सदस्यता के टिकट दिया। अगर खींवसर में अभी कांग्रेस तो टक्कर में ही नहीं है, तो क्या अगर वहां कह रहा जा रहा है कि जीते लो काको या अब जीते ली भाभी, तो कांग्रेस का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कनिका भाभी जो नारा लग रहा है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा उसके बाद क्या जवाब देंगे। तीसरी सीट है देवली उनियारा, जब 25,000 जाट है। अगर देवली उनियारा में भी हालत यह है कि कांग्रेस थर्ड पर जाती नजर आ रही है नरेश मीणा कांड के बाद, तो क्या जवाब देंगे? इंपॉर्टेंट चीज है दौसा सीट, वो तय करेगी किरोड़ीलाल मीणा का भविष्य। अगर, और दूसरा इंपॉर्टेंट है सचिन पायलट का, कि सचिन पायलट के 3 आदमी इंपॉर्टेंट थे, जिनमें इंपॉर्टेंट है हरीश मीणा, मुरारीलाल मीणा और विजेंद्र ओला। क्या तीनों सीटें जीतती है? रामगढ़ में नेक टू नेक फाइट है, वहां भूपेंद्र यादव और भंवर जितेंद्र सिंह की आबरू दांव पर लगी हुई है। अगर वह जीतते हैं तो भंवर जितेंद्र सिंह और संजना जाटव को जाएगा, टीकाराम जूली का भी नाम आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवरऑल अगर कांग्रेस हारती है, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने को बहुत कुछ है, बीजेपी के पास तो एक सलूम्बर सीट थी, अगर जो पाती है तो जो भजनलाल जी के ऊपर एक दाग लगा हुआ था पॉलिटिकली, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की अगर बात करें तो पायलट बनाम डोटासरा, किसका पलड़ा भारी होगा? उसकी आपने बड़े अच्छे से यहाँ पर बात रखी। सीबी यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र चले गए थे, लेकिन गहलोत जी महाराष्ट्र पहले ही चले गए। लेकिन मुझे बताए ना, झुंझुनू में प्रचार करने वो नहीं गए। क्या डोटासरा जी इतने नादान पॉलिटिशियन है कि उनको पता नहीं कि भाई झुंझुनू का अगर हारते हैं तो मेरे माथे आएगी? क्या उनको ये नहीं पता है कि अगर मैं इधर देवली उनियारा में सही से अगर कैंपेनिंग नहीं करता हूं तो वो फिर मेरे माथे पड़ सकती है? क्या उनको खींवसर में जो प्रत्याशी उतारा गया उसका इल्म नहीं कि ये मेरे माथे ना पड़ जाए, और बाकी कांग्रेस में कैसी सिर्फ फुटअव्वल रहती है, बाकी सब लोग मेरे खिलाफ फील्डिंग करने लगे? क्या उनको अंदाजा नहीं था ये? देखिए रविंद्र जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 5 महीने में 2 महीने से सामाजिक जो पेंशन है वो नहीं मिल रही, लेकिन कांग्रेस आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रही। ठीक बात है, 400 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो पा रहे, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक सचिन पायलट जब अध्यक्ष थे, हमने देखते थे 2-2 हजार लोगों का यहाँ लगता है, तो कहीं न कहीं बिल्कुल जो गोविंद सिंह डोटासरा की लीडरशिप पर सवाल उठ रहा है, और कहीं न कहीं अशोक गहलोत और मुरगरो तो लगता है सचिन पायलट दोनों मिलकर इस चुनाव के बाद जो एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट बने, जिनका कार्यकाल बढ़ा है, वो चले नहीं जाए। जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने जो बयान दिया है उसमें मुझे जान नजर आ रही है, क्योंकि ये उपचुनाव हारते ही बीजेपी के पास तो कुछ है नहीं, कांग्रेस के पास बहुत बड़ी चुनौती होगी। अरे लेकिन मुझे आप ये भी तो बता दीजिए ना, मुझे आप ये भी तो बता चुनाव जीत गए, मुझे आप ये भी तो बता दीजिए, विधानसभा चुनाव जब कांग्रेस हारी थी तो सर वो पता नहीं
कितना अभी तक उसका अवलोकन हो गया है, कितना उसका निरीक्षण कर लिया गया, क्या कुछ कार्रवाई हुई, तो हम सभी जानते हैं। तो हम ये कैसे कह दें कि वहां 200 सीटों का चुनाव हार गए तो कुछ नहीं हुआ कांग्रेस में, अब 7 सीटों में अगर घटती हैं सीटें तो कांग्रेस में क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन जवाब देना चाह रहे हैं सीबी यादव साहब। जी सीबी यादव जी, हालत ठीक नहीं लग रही है। हाँ, मैं बस जेमिनी साहब की एक बात पे मेरी आपत्ति है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी शेखावटी के नहीं, राजस्थान के लाल है, राजस्थान की जनता के लाल है। उनका जो गमछा प्रतीक बना है वो इस प्रदेश के युवा का, किसान का गमछा, मजदूर का गमछा और संघर्ष का प्रतीक है, जो आज पूरे राजस्थान की राजनीति में एक प्रतीक नहीं, एक तरह से मिशन बन चुका है कि हम जो ये अंबानी अडानी की जो राजनीति और उनके पक्ष में पूरा का पूरा जो उनको गिरवी रखने की जो पूरी की पूरी जो साजिश है, उसके खिलाफ किसान, मजदूर और ये खींवसर की सीट, ये देवली उनियारा की सीट मतलब जितवा रहे हैं डोटासरा जी का ये गमछा। सातों सीटें, क्योंकि डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कोई एक क्षेत्र के नहीं, पूरे राजस्थान का नेतृत्व करते हैं। सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा ने कंबाइंड मीटिंग की हो, एक सीन बता दो इस उपचुनाव में। आपको जेमिनी जी हमारी पार्टी में सब चीजें दिखता है, वसुंधरा राजे जी कहीं दिखे नहीं है, कहीं मतलब आपको दिखा नहीं। हमारे 23 के बाद कांग्रेस बीजेपी हमारे जीती तो वसुंधरा राजे जी का युग का अवसान हो जाएगा और भजन लाल जी का हो जाएगा हमेशा के लिए। जेमिनी जी मैं आपको चुनौती देता हूं, एक बयान बता दीजिए हमारे किसी नेता का, एक कृत्य बता दीजिए जब आपको लगता है कि आपस के भीतर इतना भी मतभेद और मनभेद। अशोक गहलोत में क्या काम है? अशोक गहलोत जी क्या दौसा में मैच फिक्सिंग है? खींवसर में कोई गया डोटासरा जी के अलावा? वो भी लास्ट में फार्म भराने के लिए कोई नहीं गया। जाकिर हुसैन क्या सीबी यादव की फंस गए तो आप? बिल्कुल जेमिनी जी, दौसा में बिल्कुल मैच फिक्स है। किरोड़ी लाल जी को ठिकाने लगाने का भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का मैच फिक्स है, क्योंकि किरोड़ी लाल जी गले की फांस बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो अब उनको पूरा, और ये आपको ऑन कैमरा हर भारतीय जनता पार्टी का तो ये विकास बारहट जी, एक तो ये बताइए कि भाई सचिन पायलट के बारे में तो पूछते हैं सभी, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये वसुंधरा राजे सिंधिया कहां थी इन चुनावों में? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये मैच फिक्स था किरोड़ी लाल मीणा को साइड करने के लिए? आप देखिए कि वसुंधरा राजे जी संगठनात्मक जितनी भी बैठक हुई चुनाव की रणनीति को लेकर, उनमें वसुंधरा राजे जी जो है वो उपस्थित हुई हैं। दूसरा दौसा चुनाव प्रचार नहीं किया ना, मुख्यमंत्री जी ये बात है, प्रचार करने नहीं निकली ना, वो तो थी ना स्टार। देखिए हमारे 3 बार मुख्यमंत्री है। अरे सर आप तो बीच में टोकते ही नहीं, आदर्शवादी आप क्या कर रहे हो? ये बस बोल तो गए ना। बोलिए। तो सर दूसरा हमारे यहाँ पर अभी राजस्थान के उपचुनाव के साथ साथ ही जो है वो 2 स्टेट के इलेक्शंस भी हैं और वसुंधरा राजे जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो बहुत सी जिम्मेदारियां। हमें जानकारी नहीं लग पाई वो बाकी स्टेट में कहां पे गई थी चुनाव प्रचार करने के लिए? मैं सीबी यादव चुनाव प्रचार की बात नहीं कर, चुनाव प्रबंधन भी जो है वो बहुत बड़ी चीज है सर, और वो पार्टी तय करती है कि भाई उनका क्या जो है उनके अनुभव का उपयोग लिया जा सकता है। लेकिन इनके जो गमछे का प्रतीक वाली बात थी उस पर मैं थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ क्या है कि जब साफ सफाई करते हैं ना जी, तो पूरा घर साफ करने के बाद ऐसे वो तौलिए को और जो जिसे साफ सफाई करते हैं उस कपड़े को ऐसे झड़काते हैं। तो डोटासरा जी ये बताते हैं कि देखो मैंने सब कुछ साफ करके 19 लाख युवाओं की भर्तियों के पेपर लीक करके और मैंने जो है ये फटका मार दिया है। और ये फटका मारने के बाद तो बड़ा शोर मचता है, बड़ा ये कहा है वंस अगेन एक बार फिर, तो लोगों में इनकी सभाओं में देखो इनके कांग्रेस के साथी तो राहुल गांधी जी के भाषण पे भी वंस मोर बोलते ही हैं, तो वो तो इनकी सभाओं में। बाकी वो कहते हैं कि देखो मेरे परिवार में 4 लोग आरएस का इंटरव्यू टॉप करेंगे, मेरे ही इसके नीचे जो है वो फलीभूत होंगे, जो कुछ मिलेगा वो हमें ही मिलेगा। रविंद्र जी, हाँ, मेरा एक सवाल है विकास जी से कि रीट की चीट में पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग का भी नाम आ रहा था। जो ही जांच का प्रेशर बढ़ता है वो जयंत कुमार जी को भरतपुर बुला लेते हैं और जांच दब जाती है। आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि रीट की चीट की जब डॉक्टर जीपी जारोली से आज तक एसओजी पूछताछ नहीं कर पाई है और राजीव गांधी स्टडी सर्किल का विकास जी बताइए भाई, इसका भी बताइए। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि आप खुद बचाना चाह रहे हैं, इसलिए बाकी न तो परीक्षाएं रद्द कर रहे हैं ना चीज और बाकी कर रहे हैं।
देखिए मिथिलेश जी, वैसा इनके यहाँ पर एसओजी का प्रयोग हुआ करता था सरकार को बचाने के लिए, नेताओं के फोन टेप कराने के लिए, अपने ही पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाने के लिए। हमारे यहाँ एसओजी एक स्वतंत्र संस्था है और आप विश्वास रखिए कि जब हमारे बड़े नेता विधानसभा के पटल पे कह चुके हैं कि बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे, तो आप विश्वास रखिए। राजेश बुनकर जी, भाई एक सीट मिले या सुपड़ा साफ हो जाए, लेकिन लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, ये कोई ऐसा नहीं है। देखिए, संघर्ष तो हमारा साहब का बहुत पहले से है जी, और बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी का संघर्ष तो कल भी आपने देखा होगा जी। और ये राजनीतिक माइलेज नहीं है, संघर्ष तो हम प्रत्येक ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि भाई लोकतंत्र में चुनाव हार जीत होती रहती है, नंबर आते और जाते रहते हैं, लेकिन हमेशा लोगों के साथ संघर्ष करते हुए सड़क पर जो नेता दिखाई देता है, जो पार्टी दिखाई देती है, वो लंबे समय के लिए अपने लिए एक अच्छा रास्ता बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों का। आज मेरे पास वक्त थोड़ा इतना ही था। फिलहाल 8 की फाइट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।